आपने 3 अलग-अलग सीटों से चुनाव जीत के आए हैं। 5 बार लड़ा, 3 बार आप जीते हैं। बगरा, शामली, चरथावल। ऐसा क्या परिस्थिति रह रही है कि हर बार आपको सीट चेंज करनी पड़ रही है? अब ये तो हर बार का अलग कुछ आधार बन जाता है। अब 2004 का चुनाव मिला जी। बगरा हमारी सीट थी जिससे मेरे पिताजी 3 बार विधायक हारे। जब मैं चुनाव लड़ा 2004 लड़ा, हार गया। 2007 लड़ा, जीत गया। 2009 में परिसी में होकर के मेरी सीट खत्म हुई। आज अगर हम भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो हुआ, कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। तो किसान तो बर्बादी के कगार पर है। आय दुगनी नहीं बल्कि किसान को बर्बाद कर दिया जाए। ईश्वर करे हमें मौका मिले। आप देखना, अगर हमारी सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। नमस्कार साथियों, आज की इस खास बातचीत में मैं हूं विधायक श्री पंकज मलिक जी के साथ, जिनके साथ मैं कुछ मुद्दों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति खासकर और 2027 में चुनाव होने वाला है और ऐसी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आज की इस खास वीडियो में विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि राजनीति की बातें तो हम करने वाले हैं, उससे पहले आपका शुरुआती जीवन, बचपन का जीवन कैसा गुजरा, कैसी पढ़ाई लिखाई हुई? साधारण बच्चों की तरह हम लोगों का जीवन रहा। हमारे दादाजी किसान थे, पिताजी किसान पुत्र थे। पिताजी ने संघर्ष किया, मेहनत की, आगे बढ़े सामाजिक राजनीतिक जीवन में। लेकिन हमारा रहना सहना सब साधारण था। हम लोग बिल्कुल साधारण किसान परिवार की तरह से रहते थे। आज भी उसी तरह से रहते हैं। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, राजनीतिक माहौल देखा। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय चुनाव दूसरी तरह से होते थे। मेरे पिताजी चौधरी चरण सिंह जी में आस्था रखते थे जी। और नेताजी मुलायम सिंह जी से प्रभावित रहे हमेशा जी। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हम लोग। लेकिन हमारा जीवन साधारण रहा। मेरे खूब याद है, मैं ग्रेजुएशन में था, 12th की फिर ग्रेजुएशन में था। तब तक हम लोगों का राजनीति में कोई मतलब नहीं था। मेरे पास चूंकि राजनीतिक परिवार से था, पिताजी MLA रहे उस समय, तो लोग आते थे, बच्चे मिलते थे मुझे। मैं क्रिकेट खेलता था, खूब बाहर आता जाता था। तो जब लोगों के काम हम लोग करते थे, तो छात्र राजनीति में थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो मुझे डांटा मेरे पिताजी ने। अपने दोस्तों को उन्होंने कहा, उन्हें भी हम चाचा ही बोलते थे सबको, उन्हें सबको कहा और कहा करके मुझे रोकने का प्रयास किया कि राजनीति में नहीं आना। क्यों विधायक जी? जैसे बचपन से आप देखते आए हैं, चूंकि आपके पिताजी विधायक थे और राजनीति से जुड़े हुए थे, लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता था, तो कैसा एक माहौल था और क्या आपका जीवन अन्य लड़कों से अलग था? पिताजी की सोच पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए राजनीति में आने से मना करते थे। वो ये कहते थे कि पहले आप पढ़ो, अपना बेस मजबूत करो, और सामाजिक जीवन में बाद में आना। और उस समय राजनीतिक माहौल तो अच्छा था ही था। बहुत लोग आते थे, चाहे हम कभी सत्ता में रहे ही नहीं जी। बिना सत्ता के भी ईश्वर की कृपा से हम लोग सामाजिक जीवन में समाज सेवा करते रहे और सामाजिक रूप से हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को मानते रहे। हमारे अब तो 2 जनपद हो गए, शामली और मुजफ्फरनगर। आसपास का भी कोई आता था, हम लोग सम्मान करते थे। अच्छा लगता था, लोग आते थे, हम लोग मिलते थे, उनके पैर छूते थे। हमारे पिताजी ने संस्कार दिए। हमारे दादाजी किसान थे साधारण, उन्होंने संस्कार दिए। हम पैर छूते थे सबके, लोग सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। वो बड़ा सीधा साधा जीवन था। और खैर हम लोग तो आज भी उसी तरह जी रहे हैं, और वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा समय था। विधायक जी, बचपन की कोई यादें, खेतीबाड़ी या गांव से जुड़ी हुई बातें? हम लोग तो शहर में रहते थे। अच्छा। गांव से शहर में चले गए, तो पिताजी ने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे मन में ये बात आवे कि हम नेता के बेटे हैं। गर्मियों की छुट्टी में सुबह के टाइम हमें उठा करके गांव भेजते थे, कल्टीवेटर चलवाते थे। कई साल हम लोग गए गांव में, और गन्ने की खेती हमारे यहाँ होती थी, तो गए हैं, अच्छा लगता था। हम शुरू में तो बचते थे जी। फिर अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। बल्कि जब हम लोग गांव में जाते थे, तो पहले दिन का मैं किस्सा बताऊं। जी। जब हम खेत में गए, मेरे ताऊ चाचा के सब बेटे थे, भाई थे, बड़े भाई साहब थे, हमारे सब थे। मैंने चूंकि कभी पहले गांव में गए ही नहीं थे, मतलब गए तो थे पर खेती में कभी नहीं गए। गांव में तो हमेशा जाते रहे जी। खेती में नहीं गए थे। तो मैं ऐसे ही जब काम किया, 1-2 डेढ़ 2 घंटा हो गया कल्टीवेटर चलाते हुए,
उसके बाद हम लोग बैठ गए सारे, सबने खाने के लिए बैठ गए खेत में। तो रोटी थी साधारण जी। और दूध था। तो एक दिन 2 दिन हमने नहीं खाया, हम्म। चूंकि आदत नहीं थी, जी। वहां नीचे जमीन में बैठ करके खाया। लेकिन उसके बाद ऐसी आदत पड़ी कि हम लोग तो वहीं बैठ करके खाना खाते थे साधारणतः। मतलब हम लोगों का जीवन बड़ा सादा रहा है, बड़ा साधारण रहा। कुछ दिन शहर में रहे, पर हमारा शहर में भी माहौल गांव का ही था, तो अच्छा लगता था लोगों से मिलना, सब लोग आपस में भाईचारा कायम करके रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। बल्कि मैं आपको सच बताऊं जी। जो लोग हमारे यहाँ आते थे पैर तो हम छूते ही थे, अभिवादन करते थे पैर छू करके पहले से ही। लेकिन सब कुछ होते हुए लोगों को पानी में खुद पिलाता था। आप खुद पिलाते? हाँ, खुद सेवा करते थे लोगों की, और पानी चाय जो भी आते थे उनका सम्मान करते थे, उन्हें उनकी सेवा करने का काम हम लोग करते थे। और ये हमारे दादाजी ने और हमारे पिताजी ने हम लोगों को सिखाया, हम लोगों को बताया, जिससे हम साधारण रूप से जीवन जिए और जमीन की सच्चाई को, जमीन की हकीकत को अच्छे से जाने। पिताजी जी, आपके पिताजी की कौन सी ऐसी सीख है जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है? देखिए, मेरे पिताजी हमेशा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे, वो कभी किससे डरे नहीं। जी। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी परिस्थिति, वो कभी डरे नहीं, अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। हमारा कोई व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी में चला गया और फिर हमारे पास आया तो हम किसी भी काम को मना नहीं किया, और अपनों के साथ तो खड़े ही खड़े रहे। उसके अलावा आज भी जो धुर विरोधी हैं, अगर वो कोई काम बताते हैं तो पीछे नहीं हटते, साथ खड़े रहते हैं। उसका तो मैंने उदाहरण अभी देखा, आपके पास बैठा था तो 20 मिनट में आपके पास इतने सारे फोन आ गए। तो जनता से इतना कनेक्टेड कैसे हैं आप? देखिए, जनता से कनेक्टेड तो रहना ही पड़ेगा और रहना चाहिए भी। और उन्हीं लोगों के बीच, देखिए मैंने अभी बताया, मेरे पिताजी तो किसान पुत्र हैं जी। लेकिन हम लोग एक नेता के बेटे हैं जी। और जीवन भर से हमने यही देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे मिलते हैं। जब उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग पले हैं, बढ़े हैं, शिक्षा उसी क्षेत्र में ग्रहण की है, तो उनसे कनेक्ट तो रहेंगे हम तो उनसे जुड़ करके रहेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है गांव में जब जाते हैं, लोग अपना बच्चा अपना बेटा मान करके सर पे हाथ रख कर प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं, हमारी ताई चाची जो हैं, बड़ा सम्मान करती हैं, बड़ा सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुजफ्फरनगर के उस क्षेत्र से आते हैं। बचपन में आपने वहाँ का एक जो कहेंगे कि व्यवस्था या वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान आपने देखा है, तो क्या खूबसूरती है वहाँ की? देखिए, वहाँ बड़े सीधे साधे लोग हैं, ईमानदारी से के साथ चलने वाले लोग हैं। वहाँ तो आप देखो, गांव में आप चले जाओ, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप गांव में चले जाए, कोई आयोजन हो, कोई बात हो, पश्चिम के किसी भी गांव में अगर आप जाओगे और आपको लगेगा कि आप भूखे हैं, आप किसी भी घर में कह दोगे, पहली बात तो आपको कोई ना कोई टोक देगा कि आ जाओ बेटा खाना खा लो। और आप किसी को भी टोक दोगे तो आपको खाना खिलाएगा। और आप किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, अमीर हों, गरीब हों, वो सम्मान करेंगे, आपको भूखा नहीं आने देंगे। ऐसी हमारी कल्चर है। ये एकदम सही बात है। दूध दही का बड़ा अच्छा खाना पीना तो वहाँ अच्छा है ही है। विधायक जी, कोई बचपन की हंसी मजाक वाली याद है कि अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे आप? हंसी मजाक की तो बात यह है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा ऐसा रहा हूँ कि वो मुझे कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे, कभी बहुत खास व्यवहार मेरे साथ नहीं करते थे। हम साधारण रूप से रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, पढ़ते थे, आते थे, जाते थे। कहीं मुझे ये नहीं था कि एक नेता का बेटा है, बहुत साधारण तरीके से रहते थे। हम क्रिकेट खेलते थे, 11 एक टीम में 11 लोग खेलते थे जी। दोनों टीम जब ब्रेक होता था, बाल्टी रख करके साधारण रूप से उसमें से पानी निकाल करके एक ही मग्गे से हम लोग पानी पीते थे। वो प्यार था, आपसी भाईचारा था, और चूंकि हम लोग खिलाड़ी थे, खेल की भावना से खेलते थे और बड़ा अच्छा लगता था। कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम सब एक होकर के रहते थे। और दोस्तों का तो ये है, बड़ा अच्छा सा एक समय मेरे याद है, इन्हीं दोस्तों की वजह से, इन्हीं मित्रों की वजह से, साथियों की वजह से, जब मैं 2004 में उपचुनाव लड़ा तो उससे पहले पंचायत हुई। हमारे जो समर्थक थे उन्होंने पंचायत की, पंचायत में मेरा नाम तय किया। 2004 में उपचुनाव हुआ था जी, कि मुझे चुनाव लड़ना था। वहां मैं क्रिकेट खेलता था, खिलाड़ी था, पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर भी था। तो आप ताज्जुब करेंगे, नौजवान
बच्चों ने मेरी इतनी मदद की कि पहली मीटिंग का आयोजन किया और उसमें 1500 से 2000 नौजवान थे विधानसभा उपचुनाव के लिए, सरकार के खिलाफ के चुनाव के लिए। वो एक बड़ी बात थी। दूसरा, जिस भी गांव में जाता था लोग कहते थे, बच्चे कहते थे कि ये मेरे साथ खेला है पंकज मलिक है जी। जिस गांव में कहीं खेलने गया हूं, दोनों टीमों में 22 लोग होते थे, 2-4 उनके साथ होते थे, बाकी 50-100 लोग जो देखते थे, 100-50 लोग, वो सब कहते थे कि पंकज हमारे साथ खेला है। तो उस चीज का मुझे लाभ हुआ। साधारण रूप से हम रहे और वो सारी बातें आज भी याद हैं। कहीं कोई भी ऐसी बात होती थी, मतलब जिसमें कुछ ऐसा लगता था कि कहीं गलत ना हम ट्रैक पे चले जाएं, तो मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, बताते थे। मैं अगर गुस्सा कर जाता था तो टोकते थे। तो इस तरह से हम लोग रहे हैं। सारा बहुत अच्छा अनुभव है, वो भूलने वाली बात है ही नहीं। बड़ा प्यार था हम सब में और आज भी है। अच्छा, एक खास बात और है, आज भी कोई भी पुराना साथी जी हमसे दूर नहीं गए। हमारे जिले में, दोनों जिलों में 9 विधानसभा है। आप कहीं का भी आदमी जो हमारे परिवार से जुड़ा था आज भी जुड़ा है, वो हमसे अलग नहीं है। तो विधायक जी, आपका फेवरेट गेम क्रिकेट रहा है? क्रिकेट, बैडमिंटन, क्रिकेट ही ज्यादा खेले हम लोग। तो क्रिकेट के जरिए आपने दोस्त अपने क्षेत्र में एक अच्छी पहचान बनाई। हाँ बिल्कुल, सब लोग लगे रहते थे। तो विधायक जी, यहाँ सवाल ये आता है, अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहे थे, कहाँ से राजनीति में जाने का मन बन गया? अब ये तो समय की बात है। मौका आया उपचुनाव का, उपचुनाव हुआ। 2002 का मेन चुनाव था जी। उसमें मेरे ताऊ जी चुनाव लड़े। उस समय क्या उम्र रही होगी विधायक जी जब पहला चुनाव था आपका? उम्र 25 साल थी। इतने यंग? हाँ बिल्कुल, 25 में लड़ गया था मैं। अब आदमी तो देखो नियम से ही चुनाव लड़ता है जी। 25 में ही लड़ गया था। अगर जीत के आते तो यंगेस्ट एमएलए होते। ये भी किस्सा है। बताइए विधायक। मेरी जो उम्र थी, जी। उम्र के ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया 2004 के उपचुनाव में। जी। मेरे तो डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और दूसरी पार्टी के लोगों ने, चूंकि वो सत्ता में थे, उस पर आपत्ति की। एसडीएम को मेरी जानकारी के अनुसार इतना अधिकार नहीं था, अगर कहीं को मेरे नामांकन में दिक्कत थी तो पिटीशन दायर करते। जी। जांच में मेरे पेपर डॉक्यूमेंट सब थे, लेकिन 3 दिन 4 दिन वहां पूरा हंगामा चला। उन्होंने कहा ये 25 साल का है नहीं। खैर वो भी एक बड़ी जीत थी, उसमें हम लोग जीते। वहां के कोर्ट ने माना, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों ने माना कि नहीं ठीक है। बहुत सारे लोगों में गुस्सा था, बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोग, 5-6 हजार लोग कचहरी में इकट्ठा हुए। जी। लोगों ने अपनी बात रखी, कहा। जब देखा दबाव था, हम पे जो दबाव बनाया जा रहा था, जी। चूंकि हम अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा परफॉर्मेंस हम कर रहे थे, वो दबाव उल्टा उन पे रहा और उसमें जीत हुई। हम लोग आगे बढ़े, चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गया। चूंकि सत्ता के अपने प्रभाव होते हैं, 2004 का चुनाव में हारा और ये सच्चाई है, सत्ता के अपने प्रभाव होते हैं। भाई जो सत्ता में रहता है वो काम भी करता है। हम लोग, मैं तो नया था जी। पिताजी का नाम भी था और आपको पता है किस किस तरह के दबाव बनाती है सत्ता। विधायक जी, एक यहाँ प्रश्न ये आता है कि पहला आपका चुनाव था जीवन का, उसने आपको ऐसा क्या सिखाया जो बाद में, यानी कि हार ने आपको क्या सिखाया जो जीत नहीं सिखा पाई? ये मैं पहला ही चुनाव हारा। हार ने मुझे सिखाया कि हम निरंतर लोगों के बीच में रहेंगे, संवादहीनता नहीं रखेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे। अपने आप, दुनिया आपको विधायक कहे पर अपने आप को आप विधायक ना समझ करके क्षेत्र का बेटा और भाई और सेवक समझ करके चलेंगे तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। हार जीत तो कई बार समीकरण से भी होती है। हार जीत तो कई बार राजनीतिक माहौल ऐसा हो जाता है कि कई बार अच्छे लोग रह जाते हैं, लेकिन आपका वजूद, आपका आधार कभी कम नहीं होगा अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे। और ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत उदाहरण है जो इंडिपेंडेंट भी चुनाव आज की स्थिति में भी जीत जाते हैं। जब पूरा सांप्रदायिकता के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे 2013 के बाद जो माहौल बना उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के बीच में रहे, जिन्होंने काम किए और वो ईमानदारी के साथ इंडिपेंडेंटली जीत करके आए। तो लोग भूलते ही नहीं। देखो, अपनापन तो दिखाना भी चाहिए लोगों में। अच्छा, जब वो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं तो वो हमसे दूर थोड़े ना है, वो भी हमारा परिवार है। बिल्कुल। विधायक जी, एक यहाँ प्रश्न ये आता है, चूंकि आपने इतनी यंग एज में, आपने युवावस्था में चुनाव लड़ा, अपने अच्छे खासे अच्छा खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं। अब यहाँ कोई भी एक ऐसा युवा, हालांकि राजनीति की चमक दमक अलग है और संघर्ष अलग है, वो चाहता है कि चलो मैं अपने आप को राजनीति में ट्राई करना चाहता हूँ,
और वो उसकी उम्र भी यही है 27, 28, 29 साल, तो वो कैसे अपने आप को प्रयास कर सकता है? देखिए, हर एक क्षेत्र की अलग परिस्थितियां होती है। हमारे क्षेत्र की परिस्थिति दूसरी थी। मेरे पास एक राजनीतिक नाम था, मेरे पिताजी, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। मेरे पिताजी राजनीतिक आदमी हैं, वहां के जननेता हैं, वो नाम था मेरे साथ। लेकिन हम लोग भी लंबे समय से चुनाव हारे हुए थे जी। हमने मेन चुनाव जो लड़ा उसमें हमारे ताऊजी लड़े, वो इंडियन नेशनल लोकदल के नाम पे लड़ा था, जिसे यहाँ जिसका बहुत ज्यादा आधार नहीं था। चौटाला जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, तो उन्हीं की पार्टी में उस समय हम लोग थे। उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी आज भी अपने आप को चौधरी चरण सिंह वादी कहते हैं, चौधरी साहब में विश्वास रखते हैं। मैंने भी पहले भी आपको बताया था। और मुलायम सिंह जी को हमेशा से पसंद करते थे। उन्हीं के साथ राजनीति की शुरुआत हुई थी चौधरी साहब के आशीर्वाद के बाद ही। उस समय चौधरी अजीत सिंह जी चौधरी परिवार के साथ हम लोग थे। लेकिन बाद में, उससे पहले थे, बाद में हम लोग जब वो चुनाव लड़ा, और 96 में मेरे फादर चुनाव हारे थे। 96 के बाद 2002 तक जितने चुनाव लड़े सब हारे। मैं चुनाव आया, 2004 लड़ा, वो हारा। एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। एक तो मेरी प्रतिस्पर्धा मेरे फादर से ही थी जी। लोगों ये देखते थे लोग कि ये इस तरह से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जिस तरह से एक नए चेहरे पे हाँ होता है ना? जिस तरह से मेरे फादर ने किया। मेरे खूब याद है, जब मैं 2004 का चुनाव लड़ा तो मैं उतर करके प्रचार में गया, तो लोगों ने ये कहा, भाई लड़का तो अभी बच्चा ही है। कई जगह मुझे बच्चा कह करके कहा लोगों ने। बच्चा था भी मैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, लेकिन मुझे उसमें 30-40 हजार के आसपास वोट आई, थोड़ी सी वोटों से मैं हारा। और 2007 का चुनाव में 12,000 से जीत गया। तो उसके बाद लगे रहे, करते रहे काम। लेकिन चुनौती मेरे लिए भी थी। हर एक परिस्थिति में चुनौती होती है। जब बड़े पत्रकार का बेटा या आईएएस का बेटा, आईपीएस का बेटा जब तैयारी करता है, तो उसके पास ऊपर एक दबाव होता है कि दिखाए रास्ते, मतलब जो जिस तरह से उसके पिताजी गए हैं, कम से कम उतना खरा उतरे। नए बच्चे पे अलग दबाव होता है। मेरे ऊपर भी ये था कि मुझे पिताजी के समर्थकों को नाउम्मीद नहीं करना। जो उस तरह, जिस तरह से पिताजी ने काम किया, उस तरह से काम करने का काम करना। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि हमसे भी बेहतर काम आपको करना है। तो ये सारी बातें थी। धीरे 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 लगे रहे, आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ एक प्रश्न आता है विधायक जी, आपने 3 अलग अलग सीटों से चुनाव जीत के आए हैं, 5 बार लड़ा, 3 बार आप जीते हैं। बगरा, शामली, चरथावल, 3 अलग अलग सीटों से चुनाव जीत के। तो ऐसा क्या परिस्थिति रह रही है कि हर बार आपको सीट चेंज करनी पड़ रही है? अब ये तो हर बार का अलग कुछ आधार बन जाता है। अब 2004 का चुनाव में लड़ा, बगरा हमारी सीट थी, जिससे मेरे पिताजी भी 3 बार विधायक वहां रहे, 1 बार खतौली से रहे। और मैं लड़ा 2004 में लगातार। हमारा घर है वो बगरा जी। जब मैं चुनाव लड़ा, 2004 लड़ा, हार गया। 2007 लड़ा, जीत गया। 2009 में परिसीमन हो गया जी। परिसीमन होकर के मेरी सीट खत्म हो गई। मेरी सीट का कुछ हिस्सा पुरकाजी विधानसभा में चला गया, कुछ गांव चरथाल विधानसभा में चले गए, 2 गांव शामली विधानसभा में चले गए, कुछ गांव थाना भवन विधानसभा में चले गए। मैंने पूरा का पूरा सिस्टम, मेरा पूरी विधानसभा वो खत्म हो गई। वहां पे मेरे पास विधानसभा नहीं थी लड़ने की। मैं कांग्रेस से लड़ता था उस समय, कांग्रेस का वहां आधार नहीं था। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, उस समय कांग्रेस का आधार नहीं था। पिछले जाने कितने सालों से कांग्रेस का कोई बेस नहीं है। और पश्चिम में तो जब सारे को हवा थी, तो पश्चिम में तब भी कम था। जो चोई साहब की धरती रही है जी, आंदोलनों की धरती रही है, सरकारों के खिलाफ एक माहौल वहां हमेशा बना रहता है। तो मजबूरी थी मेरी सीट ढूंढना। अब शामली जाकर के मैंने मेहनत की, तैयारी की। हम सब लोग गए, बल्कि शुरू जब हम कुछ समय पहले चले गए, शुरू के 1 महीना तो बगरा विधानसभा के लोगों ने मुझे वहां चुनाव लड़वाया। मैं चुनाव लड़ा। उस समय 2004 का और 2007 का चुनाव बिना किसी अलायंस के हम लोग लड़े जी। हम जो भी प्रदर्शन रहा वो हमारा अपने दम पे रहा। उसके बाद हम शामली पहुंचे। शामली में कांग्रेस का कैंडिडेट था। राष्ट्रीय लोकदल, जो आदरणीय उस समय जयंत चौधरी, जो चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी, उन्होंने गठबंधन हमारा हुआ था जी। उसमें मुझे आरएलडी का काफी वोट मिला। शहर में मेरा अपना भी वोट था, आरएलडी का भी वोट मिला। और आरएलडी के वर्कर्स ने बड़ी
मदद की, कांग्रेस के वर्कर्स ने मदद की, दोनों ने मिलकर के उस गठबंधन में हम लोग चुनाव जीते। अब बताइए, मैं वहां गया, परिसीमन में मेरी सीट खत्म होगी तो बदलनी पड़ी, क्या करता मैं। बिल्कुल अच्छा रहा। दूसरा चुनाव हम अलग तरह का दूसरा चुनाव था। दूसरे चुनाव में हम लोग शामली चुनाव लड़े, वहीं विधानसभा नहीं बदली। अब देखिएगा, मैं चौथे चुनाव पे आ गया। अभी 2-3 चुनाव का आपको बता दिया जी। चौथे चुनाव पे आ गया। हम ही लड़े चुनाव। अलायंस था पहले, लेकिन फिर अलायंस हुआ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हुआ। वो एक अलग चुनौती वाला चुनाव था। वहां कार्यकर्ता और वहां का जो वर्कर था, आरएलडी के जिन सपोर्टर्स ने मुझे पिछले चुनाव में मदद की थी, वो चाहते थे कि हम लोकदल से चुनाव लड़े। कोई परिस्थिति ऐसी रही कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। वहां कुछ सामाजिक लोगों ने, कुछ जिम्मेदार लोगों ने एक प्रचार कर दिया कि हम लोग नहीं लड़े। तो वहां एक हमारे समाज में, हमारी बिरादरी में पंचायत हुई जी। लोगों ने मेरा विरोध किया बहुत जबरदस्त, लेकिन कुछ जो हमारे पक्ष के वर्कर थे उन्होंने कहा नहीं, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वो भी हुआ भी। हम लोग चुनाव लड़े, हमारा प्रदर्शन ठीक रहा। हम चुनाव तो हार गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के उस समय के नेता थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, आज वो भाजपा में हैं। उनके बेटे मनीष चौहान, जो लगातार तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए, वो भी तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए। समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बट गई। 80% लोगों ने उन्हें चुनाव लड़वाया, और जो डिवोटेड लोग थे उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। यानी परसेंटेज तो शायद मैं कंफर्म ना कर पाऊं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की, बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की। हमारी ताकत बिखर गई। तो उन्हें भी 30,000 से ज्यादा वोट मिली, मुझे 40,000 से ज्यादा वोट मिली। जो आरएलडी के लड़े उन्हें भी वोट मिली। 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के विरोध का वोट बट गया। ये 2017 के चुनाव की बात है। हाँ, 2017 का चुनाव में हार गया। अब 17 के बाद 22 आया, 22 में अलायंस हुआ। अलायंस में हम लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज्वाइन करा दी पार्टी, हम पार्टी में थे। अलायंस में दोनों नेताओं ने तय किया, मैं शामली तैयारी कर रहा था जी। दोनों नेताओं ने तय किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी जी ने, कि हमें चरथावाल चुनाव लड़ना है। हम चरथावाल चुनाव लड़े। दोनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। वो सपा के मुफीद नहीं थी सीट, मतलब पहले बीजेपी का वर्चस्व रहा वहां, तो वहां चुनाव लड़े और जीत गए। बड़ी चुनौती थी। अब मेरी मजबूरी सीट बदलना थी। जब गठबंधन में सीट वहां आई तो वहां है। अब मैं फिर चरथावाल तैयारी कर रहा हूं। इस बीच में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, सांसद जी। हाँ लड़े, हरमन मलिक साहब। हाँ बिल्कुल लड़े, और मुजफ्फरनगर लोकसभा से लड़े। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरी विधानसभा में हमने वहां लीड किया जी। अब मैं तो आज भी सीट नहीं बदलता। मान लिया पार्टी कल को कह दे आकर के, आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश आ जाएगा तुम्हें फला जगह लड़ना है, तो फला जगह लड़ना पड़ेगा। लेकिन विधायक जी, कई बार आपके कुछ विरोधी हैं, वो तंज कसते हैं कि बार बार सीट बदलते हैं आप। इसे दूसरी तरह भी देखा जा सकता है जी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से जहां लड़ता हूं वहां अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, जीत जाता हूं। तो लोग ही तो जिताते हैं, बिल्कुल। लोग मदद करते हैं। उन लोगों को दिक्कत होती होगी जो लोग इस तरह की आलोचना करते हैं। वैसे मैंने हर बार सीट बदली नहीं। हाँ, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि, या मान लो मेरे लक की बात है कि मैं जो अलग सीटों पे जीत गया। लेकिन इस बार मेरी जो विधानसभा है वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि हम इस बार यहां से लड़ेंगे, चरथावल से जिताएंगे, लगातार एक सीट से दूसरी बार जिताने का काम करेंगे। उन्होंने बिल्कुल कमर कस रखी है और पूरी पार्टी के लोग ईमानदारी के साथ अभी से मेहनत कर रहे हैं। एक यहाँ प्रश्न विधायक जी ये आता है, जब हम बार बार नई जगह पे जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कुछ तो नई परिस्थितियां पैदा होती हैं, नए लोगों को दोबारा से तैयार करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति पूरा जिला जी हमारे लिए नया नहीं है। ऐसी कोई विधानसभा हमारे जिले में नहीं है जहां मेरे पिताजी ने या मैंने काम ना किया हो या चुनाव ना लड़ा हो। तो हमारे लिए कोई सीट नई नहीं है। अगर मैं आकर के मथुरा लड़ दूं, आपके यहाँ लड़ दूं, तो मेरे लिए नई सीट होगी, वहां हमारे लिए नई नहीं है। एक आपके ऊपर आरोप कहें या एक तंज कहें कि ये लगता है कि आप अपने पिताजी की विरासत के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी इतनी विस्तार से जो बातें की हैं, मैंने उसमें बताया भाई मेरा सौभाग्य है, पिताजी का नाम तो मुझे मिला ही मिला है जी। अब एक चुनौती है मेरे साथ कि मैं इस नाम को कब तक बरकरार रखूं। इन्होंने जो एक लाइन मुझे दी थी, मैं उसे रास्ते पे कितनी दूर तक जा सकता हूं, जो रास्ता मुझे मिला है, जो लाइन मुझे मिली है, उसे कितना उसका विस्तार कर सकता हूं।
या मेरे ऊपर है, मेरे साथियों के ऊपर है, समर्थकों के ऊपर है। लेकिन चुनौती अपने आप में बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे जीत नहीं पाते राजनीतिक विरासतों के जो लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे अपनी राजनीतिक विरासत तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, 4 लोगों को और सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत उदाहरण है। और हम लोग, वो जो लोग नाराज हैं वो तंज कसते होंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं लोग अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग होते हैं, समर्थक यही चाहते हैं कि उनका नाम राजनीति में बरकरार रहे। मेरे पिताजी को लोग पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनके नाम पे मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पिता ने बना दिया और एमएलए का टैग लग गया और अगले चुनाव में जाकर के लूज होकर के खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग संघर्ष के लोग हैं, हमारे पिता ने संघर्ष सिखाया, हमारे समर्थकों ने संघर्ष सिखाया। और मेरे परिवार के साथ साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे परिवार में गिने जाते हैं, और वो हमेशा, अगर मैं गलत करता हूं तो आज भी उनका अधिकार है, तो मुझे डांट देते हैं, वो कह देते हैं मुझे, और मैं सुनता हूं। बिल्कुल, ये तो आपका हालांकि व्यवहार इस तरीके का है कि लोग आपको पसंद करते हैं। जी जी। बताइए, जो 2022 का चुनाव हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत जल्दी में खत्म ही हुआ था, और किसान आंदोलन की एक तंज था, मतलब एक दुख था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला था, तो उसका बदला लेने के लिए, या ऐसे कहें जो लोग उससे प्रभावित थे, उसके लिए लोग भाजपा को हराना चाहते थे। तो तब कितनी आपको ऊर्जा मिली 2022 के चुनाव में? देखिए, 2022 के चुनाव में हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े, और समाजवादी पार्टी का वोटर कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लगा, और यही रहा कि ईमानदारी के साथ दोनों पार्टियों ने काम किया, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जिताने का काम किया। एक बात और भी थी जी, आंदोलन तो था ही था, आंदोलन में हम कहां स्टैंड कर रहे थे इसके भी मायने थे। हम लोगों के बीच में थे आंदोलन किसानों का था, नेतृत्व उनका था, लेकिन किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी के मंशाओं को रोकने का काम हम लोगों ने मजबूती से किया, और किसानों के बीच में उपलब्ध रह करके किया। हमेशा किसानों के बीच में थे, हमेशा। और आज भी समाजवादी पार्टी का 2022 की बात आपने की, आप 2024 में आपने देख लिया होगा, हम अकेले चुनाव लड़े, और 2027 में फिर ईश्वर ने चाहा, जो भी स्थिति होगी, गठबंधन होना ना होना तो उनकी बात है, आदरणीय नेताओं की बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फिलहाल उत्तर प्रदेश में उनके पक्ष में ऐसा माहौल है कि हर एक नौजवान सोचता है, हर एक बच्चा सोचता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो हमको शिक्षा मिलेगी, हमारा भविष्य मजबूत होगा, हमारे भविष्य की का आधार मजबूत होगा, आने वाले समय में हम लोग पढ़ सकेंगे, बढ़ सकेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक होंगी। एजुकेशन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एजुकेशन के आधार पर लोग ये समझते हैं कि आने वाले समय जब सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था पे एक नए आयाम लिखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश जी कर सकते हैं, और ये यहाँ की नौजवान पीढ़ी जानती है। आज जब आदरणीय अध्यक्ष जी बोलते हैं जी, तो वो एजुकेशन की बात करेंगे, विजनरी लीडर बिजली की बात करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, नौजवान किस तरह से आगे बढ़े उस पर चिंता व्यक्त करेंगे, कैसे महिलाओं की, बेटियों की हम शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकें, और उनकी सुरक्षा कर सकें, इन सब पे बात होगी। और दूसरे लोग क्या बात करेंगे, दूसरे लोग? हिंदू मुस्लिम में, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, मदरसों की। तो ये फर्क है, और ये युवा पीढ़ी जानती है। युवा पीढ़ी ये भी जानती है, अभी विधानसभा का सत्र हुआ, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था। आज अगर हम भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो हुआ, वो कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। जो वहां हुआ है, आज जब हम उस पर सवाल कर रहे हैं कि चढ़ावा किसने चुराया, तो ये हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। हम पे उल्टा दबाव बनाया गया, हमारी बात नहीं कहने दी, हमें उस विषय पे बहस नहीं की इन्होंने। आप बताइए, हम लोग सदन में लोकतांत्रिक रूप से जीत करके आते हैं, जनता वोट देती है, हम जीतते हैं, तो हमारा अधिकार बनता है अपनी बात को रखने का। आप जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल, तो हमने अपनी बात रखी। आदरणीय अखिलेश जी ने जब शुरू में अपनी बात रखी, तो याद है, आदरणीय अखिलेश जी की बेटी हमारी सबकी बेटी, वैसे तो उत्तर प्रदेश की हर एक बेटी हमारी बेटी और बहन है, तो बेटी के बारे में उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे चला गया। आप देखिए भाजपा का चरित्र क्या है। एक चीज, कोई पत्रकार अगर इंडिपेंडेंटली कोई बात निष्पक्ष रूप से कह देता है तो उस पर भी ये दबाव बनाते हैं।
मतलब ये चीज मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना नीचा हो गया कि हम किसी की बेटी के लिए भी राजनीति में कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल। आप देखिए ना कितना स्तर नीचा गिरा दिया। इससे भी बड़ी बात, जो जंतर मंतर पे बेटियां बैठी थी वो भी तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें थी। आप देखिएगा किस तरह से लाठियां मारी गई। अरे कम से कम हो सकता है कोई एक व्यक्ति गलत कर दे, लोगों, महिलाओं को, बेटियों को देख करके ऐसे ऐसे धक्का दिया जा रहा था। जिन्हें हम देवी मानते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, जो बेटी जब माँ बनती है उसकी कोख से हम पैदा होते हैं। माँ का रूप बेटी है, बहन का रूप बेटी है, पत्नी जो घर को चलाने का काम करती है वो भी महिला है, बेटी है। उन्हें भी अपमानित करने का काम करेंगे। आदरणीय डिंपल यादव जी पहुंची, एक बच्चा जो बिल्कुल गिरा हुआ था, उन्होंने सबसे मिली जाकर के, आपने देखा उससे एक संदेश गया उत्तर प्रदेश में कि पूरे देश में कि माँ का दुलार क्या होता है। वो बहुत परेशान होगी बेचारी देख करके। तो ये स्थिति है, भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम कर। विधायक जी, बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, किसी में पुलिस डंडों से मार रही है, कुछ ऐसी कील लगी हुई है उनसे मार रही है, और एक तो एक लड़की ऐसे निकल रही, पुलिस वाले से डंडा कर रहे हैं, मतलब पार्ट में पीछे से, मतलब कितना। जो घर पे लोग बैठे थे जी, उनका दिल दहल गया देख करके। उन्हें बहुत खराब लगा कि किस तरह से वहां व्यवहार किया गया। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे देख करके ही तो उनमें गुस्सा आया, तभी तो वो गालियां लिख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और देश के लोगों ने क्या किया, 36-37 दिन लगा दिए देश की सरकार ने। अब बताइए 36, अब पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन से सबको समर्थन मिला। तो भारतीय जनता पार्टी को सुनना चाहिए था और बाद में इस्तीफा देना पड़ा। इनका अहंकार दरअसल बहुत हो गया था। सांप्रदायिकता की आग को फैला करके इन्होंने सरकार बनाई जी, और जहां नौकरी देने की बात थी वहां थाली पिटवाई। तो ये सब जो काम इन्होंने किए हैं, हमारे देश का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है। यहाँ की पीढ़ी पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजा चुकी है। ऐसा कोई विश्व का कोना नहीं जहां हमारे नौजवान अच्छी स्थिति में काम ना करते हो। तो ऐसे देश को आप बेवकूफ बनाओगे, बार बार सांप्रदायिकता की बात करोगे। जहां शिक्षा को बढ़ाने की बात है वहां आप स्कूलों को बंद करोगे। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। जहां बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बात है वहां आप जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम करोगे, सिर्फ इसलिए कि वो एक जो जिस महान व्यक्ति के नाम पे है वो मुसलमान थे, एक संदेश देने के लिए कि आजम साहब ने बनाई थी। अगर आजम साहब या पंकज मलिक ने कोई अपराध किया है तो वो बात अलग बात, आप शिक्षा के संस्थान को बंद करोगे, शिक्षा के मंदिर को बंद करोगे। इस तरह की सरकार यहाँ चल रही है। हर चीज में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब तो देखिए देश जाग चुका है, सारी बातें सबको पता है। हाँ, कुछ अंधभक्त अब भी हैं, कुछ अंधभक्त अब भी हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से, कुछ टीवी चैनल जिन्हें गोदी मीडिया कहते थे, गोदी मीडिया का मतलब है पेड़ होना, ऐसा सबको लगता है। उन लोगों के दिमाग ठिकाने आ गए जब उनके घरों में उनके बच्चों ने सब सवाल पूछे हैं ना, बेटियों ने सवाल पूछे हैं कि आप आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे, आंदोलन में तो ये हो रहा है, आप उल्टा क्यों दिखा रहे हैं। तब जाकर के उनकी बुद्धि ठीक हुई है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी सही और सच्चे रास्ते पे चलेगी। लोगों ने तो चैनल देखने बंद कर दिए, ये खुद आप सर्वे करा लो, लोगों ने इस तरह के चैनल ही देखने बंद कर दिए। अब यूट्यूबर्स को लोग देख रहे हैं जो लोगों के बीच में जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल, ये जंतर मंतर में हमने देखा। तो देश जाग चुका है देश। विधायक जी, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है प्रदर्शन करना, कि हम अपनी आवाज को किसी प्रदर्शन के द्वारा हम कह सकते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। कई बार तो मीडिया अपने एजेंडे में छुपा ले जाती है, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया ऐसे प्रभावी हो रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि मीडिया झूठ बोल रही है और प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। ये सरकार जो है ना बहुत अहंकार से में आ गई, इसीलिए हर चीज में इन्होंने आंदोलनों को दबाने का काम किया, प्रयास किया। किसान आंदोलन में क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी नहीं। अरे कितने लेकिन दबाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, बदतमीजी की, बच्चों को हमारे आतंकवादी बताया। मैं देख रहा था एक हरियाणा की महिला वहां पहुंची तो उसने जाकर के कहा कि मैं इसलिए आई हूं जब हमारे बेटों बेटियों को जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, एग्जाम चोरी ना हो, बच्चों का भविष्य का निर्माण अच्छा हो, उन्हें उनके अधिकार मिले, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति को देख करके मैं आई। दिल्ली पुलिस के जवानों को किस तरह से आदेश देकर के उन्होंने लाठीचार्ज कराया, किस तरह से बदतमीजी करी, किस तरह से बच्चों के साथ छेड़छाड़ की, इससे देश कलंकित हुआ है। मैं सही बता रहा हूं, आने वाले इतिहास में वो आंदोलन तो लोगों को जगाने के लिए लिखा जाएगा, परिवर्तन के लिए लिखा जाएगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के कर्म थे, सरकार के जो कुकर्म थे, उन्हें भी वो एक काला इतिहास है, उन्हें लोग भूल नहीं पाएंगे आने वाले समय में। आप देख लीजिएगा।
एक एक चीज बहुत तेजी से उभरी है कि जब से मीडिया कहो या बीजेपी आईटी सेल कहो, कोई भी आंदोलन होता है तो उसके ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं और ये वहां से हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर इस राज्य में भी जो बार बार मां भारती का नाम लेकर के सरकार आई, मंदिर और मस्जिद के नाम पर सरकार आई, देश को आगे बढ़ाने के लिए बार बार ये अपनी बात करते थे, दूसरी सरकारों को भ्रष्ट बता करके ये सरकार में आए थे, मोदी जी का चेहरा लेकर के आए थे, अगर इनके रहने के बावजूद भी आतंकवादी दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन्हें तो आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा था हम आतंकवाद को भगाने का काम करेंगे। इन्होंने पूरे देश में संदेश दिया था कि हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए आए हैं। यही राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जो आंदोलन कर रहा है उसे आप आतंकवादी बता रहे हैं। आतंकवादी अगर हैं तो तुम क्या कर रहे हो भाई? पुलवामा की जांच आज तक हुई नहीं। उन बच्चों के, उन शहीदों के घर वाले चुप नहीं है, आज भी पीड़ित हैं, परेशान हैं। उनकी माँ को, उन बेटियों को जिनके सुहाग उजड़े थे, सरकार समझाने नहीं गई। वो पिता जिसने, जो बूढ़ा होकर हो गया, कमाता कमाता अपने बेट को फौज में भर्ती किया और वहां पुलवामा में शहीद हो गया, आज तक जांच नहीं हो पाई उसकी। और ये आतंकवादी बताएंगे बच्चों को? आने वाले समय में इन्हें पता लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप खुद ही बताइए, ये तो इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर आज भी आतंकवादी हैं और आज भी इस तरह की बात हो रही है तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका मतलब इन पर देश चल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है, बटेंगे तो कटेंगे। ये सही से पर्चे तो बांट नहीं पाए। पर्चे का मतलब सही से नीट के पेपर तो बांट नहीं पाए, करा नहीं पाए। उनमें जो गोपनीयता रखी जानी चाहिए थी वो तो रख नहीं पाए। और ये बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई बात है? बटेंगे तो कटेंगे। अरे साहब, हिंदुस्तानियों को एक रखो, उन्हें जातियों में न बांटो। इतनी खराब राजनीति मत करो कि आने वाले समय में आपके घरों में जो पैदा होने वाली पीढ़ी है वो भी आपको गाली दे, वो भी आपकी आलोचना करे। ऐसा काम ना करें। आप बताइए, अगर ये, चलो जैसे आए 2013 में दंगे के दम पे, जो भी आए, आकर के अगर ये देश को बढ़ाने के लिए वास्तविकता में काम करते, जितना पैसा इन्होंने सोशल मीडिया पे खर्च किया है, इतने में तो देश की, या मीडिया पे खर्च किया है, इतने में देश की गरीबी खत्म हो जाती, देश के नौजवान को रोजगार मिल जाता, भूखे का पेट भर जाता, पीड़ित की मदद होती। क्या किया है इन्होंने? इन्होंने सिर्फ अपने आप को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके अपने आप को जमाने का काम किया है, जिससे इनकी सरकार ना बदले। और तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। विधायक जी, एक प्रश्न तो ये आता है, एक एज ए आम नागरिक हम कहते हैं, जैसे जब 2014 से पहले जब सरकार आ रही थी तब भी हिंदू खतरे में था, जैसा कि इनके एजेंडे में है। आज भी यदि हम देखते हैं तब भी हिंदू खतरे में, तो फिर इतने दिनों में किया क्या इन्होंने? इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ, ये सही मायने में ये बांटना चाहते हैं लोगों को, और कुछ नहीं। आज भी हिंदू खतरे में है। हाँ, हिंदू वास्तव में खतरे में है। वैसे कैसे? अरे, भगवान श्री राम के मंदिर में लूट होगी, चोरी होगी, चढ़ावा चुरा लिया, तो हिंदू खतरे में नहीं है। आपने तो प्रदर्शन भी किया विधानसभा हिंदू में। खतरे में नहीं है क्या? आप बताओ। अरे, हिंदू की आस्था है भगवान श्री राम जी में, और चढ़ावा चोरी हो गया, जवाब नहीं दे रहे उस पर। अच्छा, इतने कंफ्यूज हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा देंगे, कभी इसी चीज का सहारा देंगे। हम लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम किया। विधानसभा में तो कोई भी बात हम उठा सकते हैं, वहां आश्वासन देना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार को कोई आश्वासन दिया नहीं सरकार ने। हमारे साथी विधायक हैं सचिन यादव जी, एक पोस्टर दिखाने के लिए, आप देखिए अहंकार का कितना अहंकार उनमें है। पोस्टर मात्र दिखाने से, जिस पर आदरणीय योगी जी का फोटो था, उनको सदन से बाहर निकलवा दिया। अरे, ऐसे थोड़ा ही होगा। पूरी पार्टी के विधायकों ने, सम्मानित साथियों ने, सम्मानित सदस्यों ने कहा, हम लोग ईमानदारी से अपनी बात को उठाते रहेंगे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा का मामला हो, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का मामला हो, किसानों की स्थिति बेहतर करने का मामला हो, या राम मंदिर की चोरी का मामला हो। हम पीछे नहीं हटेंगे। राम मंदिर की चोरी का मतलब है राम धन की चोरी। भाई, वो जनता द्वारा दिया गया, भगवान श्री राम जी के लिए था, तो इसलिए हम उसे राम धन कहते हैं। लेकिन बीजेपी मंदिर के लिए था। सुन लीजिए मेरी बात, हम हर एक मुद्दे को उठाने का काम करेंगे, इनके डराने से डरेंगे नहीं। बीजेपी ने तो उसके लिए एक कमेटी गठित की, उसकी जांच कराने के लिए। इतना टाइम लगा दिया साहब। आप एक बात बताइए, इतना टाइम ये लगा रहे हैं। अच्छा, इस कमरे में बैठ करके आपका कोई कैमरा चुरा के ले जाएगा, जिम्मेदारी मेरी बनेगी? क्योंकि आपकी पेरीफेरी में हुआ है। मैं यहाँ हूँ, मुझे ये आवास है जहां मैं रहता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी ना जी। उसे वहां संचालित कौन कर रहा था? ट्रस्ट में कौन कौन है? वो किसने बनाए? किसकी जिम्मेदारी है? किसका दायित्व है? जब इतना बड़ा मंदिर है,
मॉनिटरिंग कौन करता था उसकी? चंदे का काम जो चढ़ावा आता था उसे कैसे कलेक्ट करते थे? कोई तो योजना इनकी होगी, उसमें इनकी जो योजना थी वो फेल कैसे हुई? इसकी जवाबदेही तो यही लोग करेंगे ना जो उसमें जिम्मेदार थे। फिर बता नहीं रहे, कोई बात है ना? बताइए, भगवान का भी पैसा चुरा लिया, इससे खराब क्या होगा? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बताइए, राम लला जी के साथ भगवान श्री राम उनकी उंगली पकड़ करके अयोध्या लाए, वो अयोध्या लाए थे। कैसी कैसी बात करते हैं, इससे ज्यादा भी शर्मनाक बात कोई और होगी? ये दिखावा, इस तरह का दिखावा शर्मसार करने वाला नहीं है। कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है जो भगवान को ला करके स्थापित करेगा? हो सकता है क्या? तो मतलब कितना मूर्ख बना रहे हैं, और बहुत सारे अंधभक्त समझ नहीं रहे। कमाल है साहब। लेकिन विधायक जी, ये थोड़ा सा तो हमारी भी आस्था भगवान में है पूरी तरीके से। हमें भी ये लगता है कि जो राम को लाए, मतलब भगवान को कोई कैसे ला सकता है? नहीं ला सकता। और मैं तो खुद ही कह रहा हूं, वो व्यक्ति जो भगवान राम को मानता हो वो इंसानियत में विश्वास रखता होगा, और ये इंसानियत में कतई विश्वास रखते भाजपा के लोग। ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बताइए, सिर्फ राजनीति थी, मंदिर के नाम पर सरकार बनाने का काम किया। अब जब मंदिर बन गया उसे चला नहीं पा रहे, वहां का सिस्टम फेल हो गया, वहां लूट होगी, अब जवाब कौन देगा? पर्चे लीक हो गए तो लाठी मार करके हटा रहे हैं। ये कुछ कर ही नहीं सकते साहब, ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये भूखे की भूख खत्म नहीं कर सकते, गरीब की गरीबी खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके संगठनों के संदर्भ में आजादी के समय से लेकर के आज तक हम लोगों ने पढ़ा और सीखा है इनसे संबंधित संगठनों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता इन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई काम किया होगा। जो इनका रोल रहा है वो हमेशा देश के विपरीत रहा है। अब बताइए, कोई भी नया लड़का आता है वो गांधी जी को गाली देने लगता है। अरे, इनके द्वारा पेड़ लड़का, और आज ये जो जैन जी, ये जो युवा पीढ़ी है, ये जानती है गांधी जी के बारे में। किसी ने अपमानित करने का काम तो नहीं किया, क्योंकि ये जानती है, ये पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ा है, समझते हैं इतिहास को, अपने बड़ों से सुना है कि किस तरह से देश में जब अंग्रेजों का शासन था, किस तरह से हम सब लोग यूनाइट होकर के लगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर किसान नौजवान मजदूर सब लोग। इन्होंने पढ़ा है भगत सिंह जी को, इन्होंने पढ़ा है चंद्रशेखर जी को, और आज कोई भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कह देगा, कितनी खराब बात है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जड़ों को खोखला कर रही है, कमजोर कर रही है। अब बताइए, हरियाणा में ये जातियों को लड़ाते हैं, यूपी में हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, गोवा की तरफ उधर कहीं चले जाओ साउथ में, वहां हिंदू और क्रिश्चियंस को लड़ाते हैं। सबको लड़ा करके देश में राज करना चाहते हैं। इनके पास देश की उन्नति के लिए कोई योजना ही नहीं है, देश के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन विधायक जी, आपकी सरकार, मतलब आपकी पार्टी पे भी तो आरोप लगता है कि आपकी पार्टी हिंदू विरोधी है। नहीं, कैसे हिंदू विरोधी? मतलब बीजेपी के बहुत सारे लीडर लगाते हैं आरोप। लगाओ जाओ, उनके कहने से क्या हो रहा है? उनके कहने से कुछ नहीं होता। भगवान में हम सब लोग आस्था करते हैं, आस्था रखते हैं, और आदरणीय अखिलेश जी के बिल्कुल घर के ठीक सामने मंदिर है, उनका परिवार आदरणीय डिम्पल जी वहां जाते आते रहते हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर वहां बना रहे हैं अपने गांव में, सैफई में बना रहे हैं, आपको पता ही होगा। हम तो इनसे बड़े हिंदू हैं, भाजपा से बड़े हिंदू हैं हम। जो हिंदू धर्म में इंसानियत के लिए काम किए जाने चाहिए वो हम सब काम करते हैं, भाजपा नहीं करती। हम तो भगवान जी के दिखाए रास्ते पे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कौन सी मर्यादा छोड़ी है इन्होंने जो भगवान राम की के नाम पर सरकार लेकर के आए हैं? हम असली भक्त है भगवान श्री राम, हम जानते हैं, हम लोगों को नहीं लड़ाते। कोई भगवान लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते। भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम किया है, आशीर्वाद दिया है लोगों को। और ये क्या कर रहे हैं? अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जब वो पोस्टर देखेगी ना कि देश के प्रधानमंत्री जी उंगली पकड़ करके भगवान श्री राम को स्थापित करने जा रहे हैं, तो बहुत बुरा मानेगी, बहुत बुरा मानेगी। बहुत खराब स्थिति है। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज चल रही हैं उससे आने वाले समय में देश को नुकसान होगा, वो अब भी हो रहा है नुकसान। क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी सरकारी फंड से बनी थी और अभी बुलडोजर से तोड़वाने का उसको आदेश दिया गया है, तो हम एक
नागरिक, आप जनप्रतिनिधि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कुछ और हम यूज कर सकते हैं? क्यों उसको तोड़वाना, सरकार का पैसा लगा नहीं, जब यूनिवर्सिटी पास हुई थी, यूजीसी से प्रमाणित है, मतलब वहां से परमिटेड है, नियम के अधीन बनी थी। दूसरा, क्या कमी है उसमें साहब ये स्पष्ट करें, और जो कमी है उसमें बता रहे हैं नक्शा पास नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लें, मुझे तो ऐसा लगे कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा का भी नक्शा पास ना हो। अरे शराब के ठेके तो आप हटवा नहीं पा रहे, शिक्षा के मंदिर को बंद कर रहे हो। जौहर यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, यानी देश के बच्चे पढ़ते हैं, देश तो सबका है ना, बिल्कुल। आप उसे बंद करना चाहते हैं, किस लिए बंद करना चाहते हैं साहब? मैंने तो, अगर अब तो सत्र चला ही नहीं, सत्र चलता तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं, मजबूती से अपनी बात रखते हैं। हम पूछते हैं इनसे कि हर मेरे जनपद का ही सर्वे करा लो, ऐसी कितनी बिल्डिंग मिलेंगी जिन्हें गिरवाओगे? मैं तो बता रहा हूं, मेरे यहां तो विद्यालय ऐसे हैं, मेरे यहां तो विद्यालय ऐसे हैं जो सही ढंग से चल नहीं रहे, परमिशन ली किसी चीज की, चला कुछ और रहे हैं, फीस लेनी चाहिए कुछ और, लोगों को लूट रहे हैं। मैंने तो बाकायदा शिकायत भी की हुई है, उन्हें तो गिरा नहीं रहे। जौहर यूनिवर्सिटी चूंकि जौहर साहब के नाम से बनी है, रामपुर में है, हो सकता है मुस्लिम बच्चे ज्यादा हो, पर हिंदू भी तो हैं, और शिक्षा, अच्छा चलो मुस्लिम बच्चे ज्यादा है, मुस्लिम को पढ़ाना को पाप है क्या? देश संविधान से चलेगा या किसी और चीज से चलेगा? आप बताइए। आज वो कोई भाजपा का एमएलए बोलता है फला की जमीन पे बनी, फला की जमीन, अरे बनी तो अच्छे काम के लिए है ना। पहली बात तो उसमें कोई विवाद है ही नहीं, कोई कब्जे की जमीन में नहीं बनी, वो गलत कहते हैं लोग, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हो क्या? क्या होगा उन बच्चों का जिनके वहां एडमिशन हैं? क्या होगा उनका? कमाल है साहब, आप देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इस हद तक नफरत पैदा करना चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराना चाहते हो? हमारे देश में कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हमारे देश में हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, और असली जो हिंदू होगा वो इंसानियत के लिए काम करता है, हमेशा काम करता है। हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर गांव में पहले थोड़े थोड़े मुसलमान रहते थे जी। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग रहते थे, पिछड़े, अति पिछड़े सब रहते थे, आज भी रहते हैं। सब में कल भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। ये पूरी ताकत लगा ले, मुजफ्फरनगर एक बार दंगे का दंश झेल चुका है, ये कितना प्रयास कर ले, जहर तो देखिए मनों में डाल रहे हैं, मनों में जहर तो ही डाल रहे हैं लोगों के, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होगा। वहां दंगा नहीं हो सकता, वहां के लोग तो झेल चुके। एमपी एमएलए बने, ये लोग लड़े, कुछ मर गए, जो बच के वो इतना चुनौती भरा जीवन जी रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। यूनिवर्सिटी बंद नहीं होनी चाहिए, सरकार को बड़ा मन करके देखना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस संविधान में, इस देश में जो रहता है वो संविधान को मानता है, और सबको बराबर का अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। विधायक जी, अब जब बात युवाओं की आ गई है, तो आज का दौर ऐसा हो गया, बेरोजगारी, महंगाई, अगर सिर्फ हम युवाओं की बात करें तो बड़ा दिक्कत में चल रहे हैं। पहला काम तो, जहां यूनिवर्सिटीज बंद होंगी, जहां पेपर लीक होंगे, वहां युवा कैसे आगे बढ़े? भारत में जो सरकार है, देश में जो सरकार है, उसकी कोई पॉलिसीज नहीं ऐसी, वो लीक प्रूफ पेपर नहीं करा सकते, कोई भर्ती पूरी नहीं करा पाए, नौजवान के लिए रोजगार के जो मौके मिलने चाहिए थे वो नहीं ला पाए। नारा दिया था कि पकोड़े बेचो, बताइए कैसी कैसी बात है, पकोड़े बिकवा रहे, याद होगा आपके? बिल्कुल, बहुत पकोड़े तल के बेच रहे थे, खुद बेच रहे हैं पकोड़े, हम जहाँ खरीद लेंगे इनसे। तो कहाँ देश के नौजवान कहाँ कैसे बढ़ पाएंगे? देखिए, परिवर्तन होगा, ये हटेंगे तब जाकर के देश का नौजवान आगे बढ़ेगा। देखिए, चला कौन रहा है देश को, मायने रखता है कि उसका एजुकेशन क्या है, वो किस आधार पर राजनीति में आया, किस आधार पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना। आप पत्रकारिता उसी स्तर से करेंगे जो आपके पास एजुकेशन होगी, जो आपका बेस होगा। जो बातें मैं यहां कर रहा हूं, मैं उनके बारे में जानता हूंगा, तभी तो कर पाऊंगा। आप बताइए, अनपढ़ को तो इन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया था, काबिलियत के आधार पर ये काम नहीं करते। देखिए, ये देश को सिर्फ लूटने के लिए आए थे और उसमें ये लग रहे। बीजेपी ने एक वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अभी रोजगार की मेरी आपकी बात हुई थी, कहाँ दी नौकरी, कहाँ है 2 करोड़? इन्होंने तो जो प्राइवेट लोगों ने ड्राइवर रख रखे हैं, उनका भी लिस्ट बना रखी है कि ये भी हम नहीं दिए, बताओ इन्होंने कहाँ दी थी। हर चीज का तो ये निजीकरण कर रहे हैं, हर एक विभाग को बर्बाद करने पे लगे हैं। कैसे चला पाएंगे देश? इनकी कोई योजना ही नहीं है, जानते ही नहीं कुछ। आप बताइए, जो बच्चे विदेश में जा रहे हैं उन्हें भी इन्होंने भेजा क्या? ये उन्हें भी गिन रहे हैं। ये कुछ नहीं जानते, कोई रोजगार नहीं। नौजवान तो बहुत परेशान और दुखी है। ये तो ये चाहते हैं कि नौजवान पकोड़े तले, इनकी मान नहीं रहा नौजवान इन्हें बदल करके
अब की बार अच्छी सरकार को लाएगा, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा, तब जाकर के रोजगार उपलब्ध हो पाएगा नौजवानों के लिए। ये मेरा प्रश्न, अब चूंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या ऐसा आपको लगता है हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा सादाबाद क्षेत्र लगता है, हाथरस जिले में। सादाबाद में तो बहुत किसान, मेरे पापा किसान हैं, आलू की खेती करते हैं हम। क्या स्थिति? आलू तो सड़ गया था अभी पीछे आलू से, तो इतनी बर्बाद हो हालत गया था। खराब है कि लागत भी नहीं आ रही, मतलब लागत नहीं आ रही तो आप बताओ, ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज बहुत खराब स्थिति, किसान तो ऐसा कोई किसान नहीं होगा प्रदेश में जो कर्ज में ना हो। बहुत खराब स्थिति है, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। ना ये नौकरी दे पाए, आय दुगनी नहीं कर पाए, ये सही ढंग से चर्चा नहीं कर पाते सदन में। जब हम लोग गन्ना किसान की बात करते हैं, गेहूं की, चावल की, और बात करते हैं आलू के किसान की, किसी भी तरह का किसान हो, जब हम बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को तैयार नहीं है कि कैसे आय दुगनी करोगे जब आप खाद भी नकली दोगे, यूरिया नकली दोगे, आप बीज दोगे, बीज नकली, वो जमता नहीं। ये स्थिति इनकी है। तो किसान तो बर्बादी के कगार पे है। आय दुगनी नहीं बल्कि किसान को बर्बाद कर दिया इन्होंने, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और ईश्वर करे हमें मौका मिले, आप देखना, अगर हमारी सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। और ये कहने की बात नहीं, करके दिखाने का काम हम करेंगे। विधायक जी, चूंकि आपने यूरिया की बात करी तो अभी फसल आने वाली है, तो डीएपी की बड़ी किल्लत है, मिलती नहीं है ही नहीं इन पे। इनका सिस्टम फेल है साहब, इनका सिस्टम फेल है। लंबी लंबी लाइनें लगती, कई जगह अखबारों में मैंने पढ़ा लाठीचार्ज हुआ, कई जगह पश्चिम से लेकर पूरब तक। मतलब प्रदेश का तो कोई कोना है नहीं जहां किसान खुशहाल हो, जहां किसान को खाद मिलता हो, यूरिया मिलता हो, डीएपी मिला हो, कुछ नहीं, जीरो। इनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा आप बता दो साहब, ऐसा एक जनपद बता दो जहां किसान इनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। मैं आपको अपने यहाँ की एक बात बताता हूँ। जब इसे लास्ट ईयर जब आलू के लिए हमें डीएपी लेनी थी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई और एक एक पैकेट पे 700-700, 800-800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और किसान मजबूर है, क्या करें, लेना पड़ेगा। पीछे से माल नहीं आ रहा, फिर बैक डोर से लेना पड़ रहा है। ये सिस्टम की, ये किसका फेलियर था? सरकार आया डीएपी कहाँ से आया, किसके पास आया? जिम्मेदारी थी सरकार के बांटने की थी। ब्लैक कौन करवा रहा था? सरकार में शामिल लोग, सरकार का संरक्षण प्राप्त लोग, यही तो शामिल थे। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि खाद की का ब्लैक, लूट, नकली बेचा जाना, नकली की सप्लाई, ये सब कौन कैसे कर सकता है? जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त हो, वही तो करता है। मुजफ्फरनगर में नकली यूरिया बन रहा था। तो ये खराब स्थिति इनकी है, ये कुछ नहीं जानते। आप देखो, नौजवान की बात आप कर रहे थे अभी, ऐसा कोई बड़ा काम बता दो पिछले 10 साल में नौजवान के लिए उन्होंने किया हो। बताइए, इतनी हालत खराब है। मेरे साथ के लड़के हैं, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी तो लग नहीं पाई, प्राइवेट भी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, बहुत खराब स्थिति है। क्योंकि उद्योगों को बढ़ाया नहीं। उद्योग तो मुझे लगता है कंसंट्रेट कर दिए कुछ हाथों में। हाँ, कुछ नहीं, बस हाँ कुछ लोग हैं इनके जो बड़ा चंदा देते हैं, उन्हें कर दिया और कुछ भी नहीं किया। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम मजदूर वर्ग बोलते हैं। क्या आपको लगता है वो आज के समय में खुशहाल और पसंद है? अभी मैंने मजदूरों की आवाज उठाने का काम किया। मुजफ्फरनगर में जो शुगर मिल्स हैं, वहां मजदूरों को, जो कि शुगर मिल है, शुगर मिल में जो मजदूर होता है उसे वेज बोर्ड के अनुसार उसका भुगतान होना चाहिए, उसे पेमेंट मिलनी चाहिए। बड़ी लूट थी उसमें, बहुत लूट। मैंने विधानसभा से एक कमेटी भी गठित कराई। तो मजदूर तो बहुत खराब स्थिति में, बहुत खराब स्थिति में। खर्चा ज्यादा है, 2000, 4000, 6000, 8000, 10 से ज्यादा किसी को नहीं मिलते। और एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, महंगे, बिजली महंगी, हर चीज महंगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाते बेचारे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाती। बहुत खराब स्थिति है। मैं तो मिला हूँ बहुत सारे परिवारों से, बहुत खराब स्थिति है। एक चिंता है बहुत बड़ी, अगर यही व्यवस्था चलती रही तो अमीर तो अपना ठीक ठाक कर लेंगे, गरीबों का क्या होगा? व्यवस्था बदलेगी और सरकार बदलेगी तो चीजें बदलेंगी, और यही रहे तो बस यही रह जाएंगे, बाकी सभी मर जाएंगे। आप देख लेना, अमीर में भी एक चीज है, जो अमीर इनके हैं वे जिंदा हैं, बाकी तो मर ही रहे सब। जो इनका, जो सरकार की मानसिकता के लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, उन्हीं का कल्याण हो रहा, बाकी किसी का नहीं। बहुत सारे तो बेचारे अंधभक्त भी रो रहे। एक बच्चे की रील आती थी जी, वो कुछ कहता था देश कितना आगे बढ़ गया, आज वो गाली देता घूमता है, पहले तारीफ करता था इनकी। आप देखते होंगे रील्स में। तो अब तो इन्हीं के लोग आलोचना करने लगे। आपने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का, उस पर कुछ काम हुआ? अब इन्होंने जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पाया, कुछ नहीं किया इन्होंने।
अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा मित्र की क्या स्थिति थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, याद है आपके? आपने तो एक बार बढ़ा दिया था, पैसे शायद 20-20 हजार के आसपास कर काफी दिया बढ़ था, गया था उस समय, लेकिन सरकार के आने के बाद वो कम हो गया था, कम कर भाजपा के दिया। आने के बाद। और उनका स्थिति ऐसी होगी, बेचारे जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, बढ़ाते हैं, खर्च नहीं चला पाते, कोई पैसा इन्होंने नहीं बढ़ाया। ये पैसा कैसे बढ़ाएंगे? हर चीज में तो लूट है। अच्छा, इनके पास तो एक जादू का मंत्र है, हिंदू मुसलमान, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये तो तुरंत लड़ाई करा देंगे और सरकार में आ जाएंगे। ऐसा ही तो किया अब तक इन्होंने, कोई बड़ा काम तो इन्होंने किया नहीं। प्रवक्ता बैठा करके किसी जाति के इतिहास के बारे में उल्टा कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। यही है, विघटन करते हैं और राज करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। एक लड़ाई से बात ध्यान आई, आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें जेई साहब से ऐसा उसमें दावा है कि आप जेई साहब को धमका रहे थे। देखिए, हम लोग हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। मैं चुनाव 2022 का लड़ा, जीत गया जी। उसके बाद लगातार एक गांव था, वहां 10,000 से ज्यादा वोट मुझे मिली थी, मुस्लिम बाहुल्य गांव है, सुजड़ू। लगातार डेली टीम वहीं जा रही है, डेली टीम वहीं जा रही है। अरे कहीं अगर कोई नुकसान हो रहा है, लाइन लॉस की शिकायत है, कुछ भी है, तो साहब आप कार्रवाई बराबर करोगे ना। मैंने अधिकारियों से बात की, उन्हें कहा, सारे अधिकारियों को मैंने कहा, अब बताइए एक सम्मानित विधायक अगर उनको फोन कर रहा है, वो आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तक उस जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ट्रांसफर कर दिया, उसकी तो नौकरी जानी चाहिए थी। हम लोग उस सदन में बैठते हैं जहां नीतियां बनाई जाती हैं और हम ही बिल पास करते हैं, हम ही लोग वहां सरकार में हाँ या ना कहते हैं। सदस्य सब बराबर है, कोई उधर बैठा है पक्ष में, कोई विपक्ष में बैठा है। जब वहां बजट पास होता है, बिल पास होता है, तब जाकर के अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है और ये भूल जाते हैं, ये बेइज्जत करते हैं। पंकज मलिक ने किसी ठेके के लिए फोन नहीं किया था, उस आम जनता के लिए फोन किया था जिसे आप हिंदू और मुसलमान बांटने का काम कर रहे हो। हमारे लिए सब बराबर है, भाई हिंदुस्तान का नागरिक है, वो किसी भी धर्म का हो, सम्मान तो रहना चाहिए ना उसका। आप जाओगे, वो जेई इतना मतलब थोड़ा सा अजीब सा था, घरों में घुस जा रहा था अंदर। अब सुबह 5 बजे आप किसी घर में जा रहे हैं, कैसे? धी बेटियां सो रही हैं, बच्चे बच्चियां सो रहे हैं, महिलाएं सो रही हैं, आप अंदर घुस जा रहे हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। कोई तरीका आपका है? आप जा रहे हो, आपको किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा अंदर घुस रहे हो। वहां एक तरीके से भय बनाने का काम इन्होंने किया था, इसलिए मैंने वो आवाज उठाई थी और मेरी ऑडियो को भी इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया, जानबूझ करके। मैंने ग्रुप में देखा था, उसमें एक आदरणीय नेताजी कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसके भीतर बैठा है गुंडा। बहुत सारे लोग तो वो भी ऐसी बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी की वोट से जीते थे 2022 में। अब क्यों करते वो उन्हें पता होगा, जिसकी जैसी मानसिकता वो ऐसी बात करता है। समाजवादी पार्टी के समय में जो काम हुए वो काम गुंडे नहीं करते। लैपटॉप देने का काम हुआ, याद कीजिए, लैपटॉप देने का काम। उस समय जब ये सोच भी नहीं सकते थे, जब तो अच्छे फोन भी नहीं आए थे, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कन्याधन की योजना थी, कितनी योजनाएं थी मोबिलाइज करने की। आज क्या है? और नेताजी मुलायम सिंह जी की अगर ये बात करें तो आप देखो, 100 भी नहीं आता था फौजियों का। किसने की थी व्यवस्थाएं? इसमें तो हम एहसानमंद हैं उनकी। किसने की थी? सबसे ज्यादा किसान बिरादरी के बच्चे फौज में होते थे, बिल्कुल। बड़ा काम किया था। तो ये तो ऐसे ही गुंडा कह देंगे, इनके कहने से क्या हो रहा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और वो खराब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईश्वर ने चाहा आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी और पता लगेगा आपको कि कोई गुंडाई बिल्कुल नहीं होगी। हम काम ही गुंडाई को खत्म करने का करेंगे। गुंडाई तो ये कर रहे हैं, इनके अधिकारी गुंडाई कर रहे हैं, जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। आज क्या है, IAS IPS रील बना करके डालते हैं, रील बनाने का काम उनका। अरे आप जिस चीज की तनख्वाह लेते हो वो काम करो, संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। मैं बता रहा हूं आपको, हिंदू और मुसलमान के नाम पे ये भेदभाव पैदा करते हैं समाज में, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। भाई मैं चाहे मुझे कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं जानता हूं कि इंसानियत सबसे ऊपर है, मैं उसी पे चलूंगा। कोई अगर कहीं पीड़ित होगा तो मैं उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरा ही खुद का नुकसान हो रहा हो तब भी उठाऊंगा। अब सरकार के जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जब सरकार के अधिकारी और सरकार में बैठे लोग नहीं करेंगे तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे। हम कैसे चुप रहेंगे, आप बताओ। बिल्कुल, क्योंकि मैं पिछले जब से सरकार बन के आई है, विधानसभा की कार्यवाही देखता रहता हूँ लगातार। तो जब शुरुआत में सरकार बन के आई थी तब लोकदल और आपका गठबंधन था, और जब आप कोई प्रदर्शन कर रहे होते थे तो लोकदल के विधायक भी आपके साथ प्रदर्शन में सम्मिलित होते थे। फिर उसके बाद गठबंधन हो जाता है भाजपा से लोकदल का। अब आप प्रदर्शन करते हैं तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होते, भाजपा की नीतियों में साथ देते हैं।
तो कैसी अजीब स्थिति होगी उनके लिए कि कभी जिनके साथ खड़े थे अब उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। अब देखिए, मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का सम्मान करता हूँ। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अब जो परिस्थिति उनकी है फिलहाल वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, इस बारे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। एक विधायक जी, मीडिया में किसान आंदोलन से पहले एक बाइट चलती थी, खास करके भाजपा के नेता कहते थे कि हमने जाटों की चौधराहट खत्म कर दी। आप चूंकि जाट हैं। वैसे तो मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ और आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक सभी जातियों ने देश की उन्नति के लिए, देश के को मजबूत करने के लिए काम किया है, सभी जातियों ने। और अगर ये कटाक्ष सिर्फ जाट पे करते हैं तो जो इस तरह के कटाक्ष करते थे, चौधराहट खत्म कर दिया, आज कहाँ है वो? पश्चिम में क्या क्या हुआ उन सीटों पर देख ले जा करके। कोई किसी की चौधराहट खत्म नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, ये लाठी से नहीं चलेगा। और जो जिसे ऐसी गलतफहमी हो, आने वाले समय में उनकी गलतफहमी खुद ही निकल जाएगी। हम कमजोर नहीं, हम इरादों के मजबूत लोग हैं। किसान बिरादरी सबको साथ लेकर के चलती है और किसान बिरादरी ने हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया, देश को मजबूत करने का रास्ता अपनाया। और ये किसान बिरादरी की चौधराहट को खत्म नहीं कर सकते, इनकी हैसियत से बाहर की बात है। हरियाणा का चुनाव हुआ था, चूंकि आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पे फेस थे, तो भाजपा ने एक प्रोपगेशन वहाँ पे चलाया था कि 35 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी, जाट वर्सेस ऑल। तो ये जो जाटों के खिलाफ जो नफरत फैलाई है, जो एक जहर घोला है, उसका क्या असर देखने को मिला? यही तो इनका जो षड्यंत्रकारी मुखौटा है, यही तो उतर गया इनका। ये तो षड्यंत्र करते हैं। अरे यहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, राम और रहीम के नाम पे झगड़ा करा रहे हैं, वहां जाट और अदर जाट को भिड़ा रहे हैं। और सत्ता को कायम करने के लिए वहां आज भी कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। हरियाणा में आज भी करते रहते हैं, जिससे चूंकि जाट की संख्या ज्यादा है वहां जी, तो अगर ये अदर को और जाट को अलग अलग नहीं रखेंगे, 35 का और 1 का नहीं रखेंगे, तो इन्हें नुकसान होगा। इसलिए लड़ाते हैं, उल्टी सीधी बातें कराते हैं। देखिए, किसान बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, हमेशा साथ लेकर के चली। अब इनका हरियाणा में भी ये खराब जो इनकी षड्यंत्रकारी जो ये योजना थी, लंबे समय चल नहीं पाएगी। लोग समझते हैं। जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं तो लोग हमें देखेंगे भी, और लोग खुद भी समझ रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके राजनीति करते हैं और इनके पास कोई अलग मामला ही नहीं है। षड्यंत्रकारी लोग हैं। क्या समाजवादी पार्टी जाटों को अपने पक्ष में कर पाएगी? समाजवादी पार्टी जन जन की पार्टी है। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगी। मैं जाट नहीं कहा, जिन्होंने मुझे वोट दी जाटों ने दी, हर बिरादरी ने हमें वोट दी। ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसमें वोट ना दी। और आज जमाना बदल गया। अब हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर बिरादरी की आवश्यकता होती है चुनाव के लिए। और हम लोग भी ऐसे लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हर एक पीड़ित की मदद करने का काम करते हैं। हम इनके वाले रास्ते पे चलेंगे, लोगों को जात और धर्म के नाम पे बांटेंगे तो हम तो खुद मारे जाएंगे, क्योंकि देश का नुकसान होगा। हम तो देश को मानते हैं, तो हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। समाजवादी पार्टी हर एक वर्ग का सम्मान करती है। संविधान ये कहता है कि जो जो जातियां, जो वर्ग हैं, उनको एक बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो चाहे कहीं हो। तो क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में, चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो, चाहे अन्य प्रदेशों की राजनीति हो, क्या जाटों को उनके बराबर का प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? हाँ, 10-15 कैबिनेट मंत्री हैं, मिल रहा है, देंगे प्रतिनिधित्व। ये तो सिर्फ वोट लेते हैं। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी का, उपराष्ट्रपति जी का क्या हुआ पता ही नहीं चला, कैसे इस्तीफा दे दिया। सतपाल मलिक साहब को पहले तो वहां गवर्नर बनाया हुआ था, आज है नहीं वो, अभी जयंती थी उनकी। सतपाल मलिक साहब जो हमेशा किसानों की आवाज को उठाते रहे, किस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया। लोग भूलने के नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने के। ये तो लोगों को धोखा देते हैं, असली नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं। ये सम्मान दे ही नहीं सकते, किसी को भी नहीं देंगे सम्मान। ये सम्मान देंगे सिर्फ अपने लोगों को, जो इनके षड्यंत्र को लोगों में फैला सके, उसे देंगे, और किसी का सम्मान नहीं कर सकते। मुझे ध्यान है जब
लोहिया अस्पताल में आदरणीय मलिक साहब भर्ती थे, तो मैं बेनीवाल साहब के साथ उनसे मिलने गया था। एकदम आखिरी समय चल रहा था, उस समय भी पुलिस, ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रच के, कितना कैसा व्यवहार था, कितना गंदा व्यवहार था, लोग भूल नहीं पाएंगे। मतलब जो आदमी मरने को उस पे वेंटिलेटर पे है, उसको भी आप परेशान कर रहे हैं। बहुत खराब इन्होंने किया, बहुत खराब। और ये सबको अपमानित करना चाहते हैं। मलिक साहब के साथ तो जो हुआ, जिस तरह की हरकतें हुई, आपने उनका जो साक्षात्कार था राहुल जी के साथ, वो भी देखा होगा आपने। उसमें जो बातें उन्होंने खोली हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई मामला हो, हम लोग अगर पुलवामा की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मलिक साहब ने तो इन्हें एक तरीके से देखा जाए तो, पता नहीं संसदीय भाषा में ठीक है, निवस्त्र करने का काम किया था। जो इन्होंने कुकर्म किए हैं उनको, उनका पर्दाफाश करने का काम किया था। अब यहाँ बात करते हैं आपकी पार्टी की। क्या आपकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व दे पाएगी? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगी और सबको बिल्कुल सबको बराबर सम्मान देगी और नेतृत्व देने का काम करेगी। अगर कोई काबिल व्यक्ति मजबूती के साथ पार्टी की मदद करेगा तो हम पार्टी उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाएगी। और कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग अगर हमारे साथ रहेगा तो उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक चीज और खास बात है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनकी योजनाएं ऐसी नहीं होती कि वो किसी खास वर्ग को मदद करे, वो सबकी मदद करते हैं। ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, बेटियों की बराबर मदद हो सके, उनकी शिक्षा बेहतर हो सके, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो सके, वो आगे बढ़ सकें, अपना करियर बना सकें, किसान की बदहाली दूर हो, ऐसा मजदूर की स्थिति मजबूत हो सके। तो ऐसा काम समाजवादी पार्टी करेगी। आप देख लेना, सबको बढ़ाएंगे, सबको। मैं किसान बिरादरी से हूँ, जाट हूँ, मैं विधायक हूँ, मौका मिला मैं जीता और मेरे पिताजी सांसद हैं। ये मौका नहीं है तो प्रतिनिधित्व तो दिया जा रहा है। स्वामी ओमवेश जी चुनाव जीते, बताओ उनके सम्मान में कहाँ कमी है। समरपाल सिंह, बताओ कहाँ कमी है। और पूरी बोलने की आजादी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी नहीं रोकते। स्वामी ओमवेश जी आप देख लो, कई बार आलोचना भी करते हैं, कई बार जो उन्हें कहना हो कह देते हैं। समरपाल सिंह जो कहते हैं कह देते हैं। कभी दबाव नहीं बनाया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कभी नहीं। हम लोग मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही चाहते हैं कि हम पीड़ित की आवाज को मजबूती के साथ रखें। हर एक निडर और ईमानदार व्यक्ति के साथ वो हैं। तो आप बताओ, हम 3 लोग हैं, हमें तो कोई घुटन महसूस नहीं होती समाजवादी पार्टी में। मजबूती से अपनी बात रखते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा कोई दूसरा नेता यहाँ है ही नहीं। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि मैं पहले दूसरी पार्टी में था, अब दूसरी पार्टी में। जो वो लोग थे उनका भी बहुत सम्मान है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज की स्थिति में सबसे आगे। विधायक जी, आप हाथरस जिला पड़ता है, आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। वहाँ सादाबाद एक विधानसभा लगती है, वहां पर लगभग 1,25,000 जाट है, 3.25 लाख की विधानसभा में। लेकिन वहां पे आपकी पार्टी अग्रवाल समाज, जो वैश्य समाज है, वहाँ 10 से 12,000 वोट है, उनको टिकट देती है हर बार से। देखिए मेरे भाई, हर एक विधानसभा की अलग परिस्थिति होती है। मेरी विधानसभा जो है वहां जाटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पार्टी मुझे मौका देती है। तो हर एक विधानसभा की अलग परिस्थिति, वहां क्या परिस्थिति होगी मैं बहुत बेहतर नहीं जानता, तो उसी आधार पर पार्टी निर्णय लेती है। और अब कोई और परिस्थिति होगी तो उस आधार पर निर्णय लेगी पार्टी तो यही चाहती है कि हमारे प्रत्याशी जीते और सरकार बने और लोगों के काम। अब यहाँ बात करेंगे 2024 का जो संसद का चुनाव हुआ था, वहां पे आपने पूर्व केंद्र मंत्री और जो भाजपा में बहुत कद्दावर नेता कहे जाते थे, उनको हराकर आपके पिताजी वहां से सांसद बने थे। तो कितना रोचक था वो चुनाव? देखिए, उस समय लोगों में एक संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आदरणीय संजीव बालियान जी भी 10 साल सांसद रहे, उन्होंने भी काम किए, मंत्री भी रहे, लेकिन एक विरोध था उनका। उस विरोध का हमें लाभ मिला और आदरणीय मलिक साहब, जो मेरे पिताजी हरिंदर मलिक जी, लंबे समय से मेरे से और संजीव बालियान जी से भी बहुत पहले से समाज सेवा में है। लंबे समय उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, बहुत सारे चुनाव लड़े, जीते भी, हारे भी। लोगों को यह भी था कि भाई हरिंदर मलिक ने बहुत लंबे समय से इस जिले की सेवा करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये संदेश था कि ये मजबूत हैं, ये जीत सकते हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो हमें सिंबल दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो आदेश दिया,
उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। हमारे नेता की भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। आदरणीय अखिलेश जी के नाम की वोट हमें मिली, वहां क्षेत्र की जनता ने अलग अलग मुद्दों पर प्रभावित होकर के वोट दी, तभी हम लोग आगे बढ़े। एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि लोकसभा चुनाव हारे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव आदरणीय बालियान साहब हार गए, तो क्या उनकी लोकप्रियता कम हुई है या पार्टी उन्हें खुद ही अब उनका कद छोटा कर रही है? देखिए, आदरणीय संजीव बालियान जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे मुझे क्या मतलब है। वो अपना राजनीति कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आपके विरोधी तो जब रहे लोकसभा में। विरोधी हैं, हम लोग चुनाव लड़े, जो उनकी कमियां थी हमने वो उजागर की, उन्होंने जो हमारे में कमियां थी वो उजागर की। लोगों को हमारी अच्छाई और सच्चाई पसंद आई, उन्हें 2 बार बनाया, इस बार हमें बना दिया। अब हम जो काम करेंगे उसके आधार पर हमारी भविष्य में हमारी चीजों का आकलन होगा। हमने जो काम किए हैं अच्छे हैं बुरे हैं, हमारी छवि कैसी है, जो हम काम करेंगे आने वाले समय में, उसी का आकलन के आधार पर लोग हमारे साथ रहेंगे या खिलाफ रहेंगे, जो भी होगा आने वाले समय में होगा। अब उनकी बात चुनाव तक थी, अब वो जाने क्या है क्या नहीं, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। उस क्लब के चुनाव में दोनों बीजेपी के लोग लड़े थे। हाँ, दोनों बीजेपी। तो उनका इंटरनल मामला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। विधायक जी, यूपीए की सरकार जब थी 2014 से पहले, तो जाटों को केंद्र में आरक्षण मिला था और हमें मतलब जाटों को ओबीसी में सम्मिलित कर दिया गया था। उसके बाद जब देश में सरकार बदलती है तो कोर्ट के डिसीजन के द्वारा उस आरक्षण को वापस ले लिया जाता है और उस दिन से आज का दिन है वो आरक्षण हमें कभी मिल नहीं पाया। देखिए, इन्होंने तो आरक्षण के नाम पर ठगने का काम किया, जाटों को ठगा और अन्य बिरादरों को भी ठगने का काम किया। ये किसी के है ही नहीं, ये तो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आरक्षण तो एक विषय है, जहां जिसे जिस चीज की जरूरत है क्या सरकार उपलब्ध करा पा रही है? क्या सरकार रोजगार दिला पा रही है? नौजवान तभी तो दुखी होता है जब उसे एडमिशन नहीं मिल पाता, उसका रोजगार नहीं हो पाता। आप सबको समान लेकर के चलो ना, आप सबको समान लेकर के नहीं चल रहे। आरक्षण के नाम पे तो सिर्फ राजनीति करते हैं, कभी किसी का घटा देंगे किसी का बढ़ा देंगे, अपना उल्लू सीधा करने का काम करते, तो कुछ जानते ही नहीं, इन्हें कुछ पता ही नहीं। अब आप वर्तमान में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मेरी तैयारी चरथाल विधानसभा से है और ईश्वर ने चाहा वहीं चुनाव लड़ूंगा। बाकी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे, जो आदेश देंगे, उसका हम लोग पालन करेंगे। जहां वो लड़ाएंगे वहां लड़ेंगे। अपनी तैयारी और मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे साथियों की तैयारी चरथाल विधानसभा से। 2027 में कैसी दावेदारी पेश कर रही है? देखिए, सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। आदरणीय अखिलेश यादव बहुत काबिल इंसान है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर से जैन जी और सभी वर्गों के लोग अब नेतृत्व में अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं, उनके हाथ में नेतृत्व देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत परेशानियां हैं झेल ली। भाजपा में तो आपस में ही बहुत लड़ाई है और अखिलेश जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा चरित्र है, सब उन्हें पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी हार जाती हैं, तब से देश में एक मैसेज जाता है कि बीजेपी अब चुनाव कहीं हार नहीं पाएगी। इस आंदोलन ने सब मैसेज खत्म कर दिए। आने वाले समय में देखना क्या होगा, सब अच्छा होगा, सरकार हमारी बनेगी। वहां की अलग परिस्थिति थी, लंबे समय से थी, ममता जी ने भी प्रदेश के लिए काम किए हैं, वो अलग मामला था, यह अलग मामला है। यहाँ सरकार हमारी बनेगी। इस बार देख लीजिएगा, 1 साल बाद अपन हम बैठेंगे, चुनाव जब भी होगा उसके बाद बैठेंगे जी। आपको मैं लड्डू खिलाऊंगा, ईश्वर ने चाहा सरकार बनने के, सरकार हमारी बनेगी इस बार, आप देख लीजिएगा। विधायक जी, एक मैं ऑन कैमरा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो आलू का क्षेत्र है, बहुत दिक्कत में है किसान। तो आपको जब भी मौका मिले इस चीज़ को विधानसभा में उठाइए या अखिलेश जी के सामने, या जो भी हो सकता है, आप इसको प्लीज। मैं किसान की बात को जरूर रखूंगा। हाँ, खास करके आलू किसानों को लेकर। बिल्कुल, आलू के किसान के पहले भी उठाइए, मैं फिर उठाऊंगा। जी, आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आज की इस खास चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।